चाहे सर्विस के सेक्टर में, आप उन्हें रोकेंगे नहीं, किसी भी तरह की उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगाएंगे। और चौथा कंडीशन है, चौथा प्रोविजन है वो ये कि सभी फॉरेन सर्विस कंपनीज को या प्रोवाइडर्स को नेशनल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ये थोड़ा टेक्निकल है, ये क्या मतलब है नेशनल ट्रीटमेंट का? भारत देश की बैंकों को भारत की सरकार जितनी सुविधाएं देती है वो सारी सुविधाएं विदेशी बैंकों को देनी पड़ेंगी, ये है नेशनल ट्रीटमेंट। इसी तरह से भारत की बीमा कंपनियों को भारत की सरकार जितनी सुविधाएं देती है वो सब सुविधाएं विदेशी बीमा कंपनियों को देनी पड़ेंगी। भारत की सरकार भारत के विश्वविद्यालय और कॉलेजों को जितनी सुविधाएं देती है उसी तरह से विदेशी विश्वविद्यालय और विदेशी कॉलेजेस को सुविधाएं देनी पड़ेंगी। माने जो सुविधाएं भारत सरकार भारत के लोगों को, सर्विसेज कंपनियों को देती है वो सब विदेशियों को देनी पड़ेगी। अब प्रश्न उठता है कि भारत की सरकार क्या सुविधाएं देती है, मैं आपको बताता हूं। जैसे भारत में बैंकें हैं जो नेशनलाइज्ड हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कनारा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इन सबको भारत सरकार की ओर से सबसे बड़ी सुविधा ये मिली हुई है कि ये सारी बैंकें कहीं पर भी बिल्डिंग बनाएं, सरकार उनको बहुत कम कीमत पर भूमि उपलब्ध कराती है, बहुत कम कीमत पर। कहीं पर ऐसी व्यवस्था हो कि सरकार भूमि उपलब्ध ना कराए तो उनको बहुत कम लीज रेंट पर भूमि दे दी जाती है। आप सोच नहीं सकते, हिंदुस्तान में कई बैंकें इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में चल रही हैं और उसका लीज रेंट साल का ₹1.25 है, ₹2.5 है, ₹20 है, ₹25 है। तो ये सर्विस प्रोवाइडर्स को सरकार की तरफ से सब मिलने वाली सबसे पहली सुविधा है। ठीक है, तो अब WTO की कंडीशन यह है कि जितनी सुविधाएं आप भारत की बैंकों को, भारत की बीमा कंपनियों को दे रहे हैं वो सब विदेशियों को भी दो। माने विदेशी बैंक आकर सरकार से सस्ती कीमत पर जमीन मांगे तो आप उनको उपलब्ध कराओ। विदेशी बीमा कंपनियां आके सरकार से सस्ती कीमत पर कोई चीज मांगे तो आप उपलब्ध कराओ। और अगर आपने नहीं कराई तो वो शिकायत करेंगे WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट काउंसिल में कि भारत सरकार WTO की कंडीशन को लागू नहीं कर रही है। तो फिर वही चक्कर जो मैंने आपसे कहा, आपको पेनल्टी हो, पनिशमेंट हो और फिर वो सब शुरू हो जाए। तो एक तो ये सुविधा आपको देनी है। दूसरा क्या होता है, भारत में भारत का नागरिक कुछ भी कर सकता है अगर वो भारत का नागरिक है। तो वकील हो सकता है, पत्रकार हो सकता है, चार्टेड अकाउंटेंट हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, बैंकर हो सकता है, लीज फर्म, कुछ भी कर सकता है भारत का नागरिक। तो कोई भी विदेशी नागरिक अगर भारत में आता है और कुछ भी करना चाहे तो उसकी छूट उसको होनी चाहिए। यह है, आप नेशनल ट्रीटमेंट उनको दीजिए। इसी तरह से हमारे देश की जो बैंकें होती हैं वो कोई काम करती हैं तो सरकार उनका एक रेट फिक्स करती है, CRR रेट, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये एक तरह की सुविधा है कि आपको आपकी बैंक में जमा राशि है, धन राशि है जो नागरिकों के द्वारा आपके यहां जमा की गई है, उसका एक निश्चित मात्रा रख के बाकी आप कर्जे पर देख सकते हैं। हर समय बैंक में इतना कैश रहना चाहिए, एक उसका लिमिट बना दिया उन्होंने। तो ये सुविधाएं आप विदेशियों को भी दे सकते हैं। यही इस तरह की, ऐसे ही अन्य तरह की सुविधाएं हैं, जैसे NPA है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है। तो इसमें कई बार क्या होता है कि सरकारी बैंकें जो है ना, उसमें जो NPA आ जाता है तो भारत सरकार कई बार अपने खजाने का पैसा उसमें डालने को तैयार रहती है अगर कोई भारत की बैंक डूबने की स्थिति में। तो विदेशी भी अगर ऐसी सुविधाओं की मांग करें तो उनको आप दो। ऐसी कोई भी सुविधा जो भारत में मिलती है, अब जैसे भारत में विश्वविद्यालय होते हैं, सभी विश्वविद्यालयों को जमीन दी गई है कौड़ी के भाव में। आप पता लगा लो, दिल्ली विश्वविद्यालय जहां चलता है वो जमीन की मार्केट में कीमत जो है ना, जिस समय वो जमीन दी गई थी तब 1 करोड़ रुपए एकड़ थी। लेकिन सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय बनाने के लिए वो जमीन मुश्किल से 1000 रुपए एकड़ में दे दिया। अब विदेशी कंपनी आके कहती है कि अगर दिल्ली विश्वविद्यालय को इतनी सस्ती जमीन मिली है तो हमें भी मिलनी चाहिए, तो आप उसे ना नहीं कह सकते। ऐसे ही हमारे देश में
एयरपोर्ट्स जो है ना, ये सब सर्विसेज में आते हैं। जितने भी भारत देश में एयरपोर्ट हैं, सबके पास हजारों एकड़ जमीन है। दिल्ली एयरपोर्ट को कभी आप जाओ, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसके पास 6000 एकड़ जमीन है। अब कोई विदेशी कंपनी आके भारत में एयरपोर्ट बनाए और वो कहे हमको भी 6000 एकड़ जमीन चाहिए, तो भारत सरकार को वो उपलब्ध करानी पड़ेगी। ऐसे ही हमारे देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं, वो सब सर्विसेज में आती हैं। जैसे गीता प्रेस गोरखपुर नाम की एक संस्था है, आप जानते हैं गीता प्रेस के बारे में, जो रामायण, रामचरितमानस, भगवत गीता छापती है। तो भारत सरकार की तरफ से उनको हाईली सब्सिडाइज रेट में कागज मिलता है, हाईली सब्सिडाइज रेट। तो कागज उनको बहुत सस्ता मिलता है, तो वो क्या करते हैं, वो भी बहुत ईमानदार लोग हैं। तो इतनी मोटी मोटी रामचरितमानस 450 500 पन्ने की 25 रुपए में दे देते हैं, 20 रुपए में दे देते हैं, उनको सस्ता कागज हो। अब कोई विदेशी संस्था आके कहे कि जी हमको बाइबल छापनी है, तो आप भी हमको सब्सिडाइज रेट में कागज दिलवाओ, तो सरकार उसको मना नहीं कर सकती, देना पड़ेगा। अगर आप गीता छपने के लिए सब्सिडाइज कागज दे सकते हैं, तो बाइबल छपने के लिए भी दो। कोई विदेशी कंपनी आके यहां पर कोई इस तरह की सर्विसेज शुरू करे, जैसे भारत में तमाम गौशालाएं चलती हैं, और गौशालाओं में कई जगह जमीनें सरकारों द्वारा दी गई हैं, बहुत कम रेट पर, नॉमिनल रेट पर, कहीं कहीं तो टोकन मनी पर जमीनें दी गई। अब कोई विदेशी कंपनी को यह ध्यान में आ जाए कि भारत में गौशाला के नाम पे जमीन मिलती है और वो यहां आके गौशाला चालू करे, तो आप उसे मना नहीं कर सकते, देना पड़ेगा आपको। तो सर्विसेज का जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज, वो इस तरह का है। इसी तरह से टेलीकम्युनिकेशन है। टेलीकम्युनिकेशन में क्या होता है कि ये जो BSNL है और भारत संचार निगम लिमिटेड, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी सरकार के द्वारा दी गई है और फुकट में ऐसे ही दे दिया है सरकार। अब कोई विदेशी कंपनी